गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग को। रिकवरिंग अर्ली, जल्दी रिकवर होना। रिकवर का मतलब सही होना। ऑन इंडियाज़ कोविड-19 पेशेंट्स, ये जो आर्टिकल है वो किस पे है? इंडिया के जो कोविड-19 कोरोना वायरस वाले जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ये आपका आर्टिकल है। ठीक है। डेटा फॉर कोविड-19 इज स्टिल ए लॉन्ग वे। जो डेटा है कोविड-19 के लिए इज स्टिल ए लॉन्ग वे, वो अभी भी क्या है? लॉन्ग वे मतलब दूर है, या किसी चीज़ से लॉन्ग वे मतलब उसको बहुत रास्ता तय करना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है आपका? फोर खा गया किसको? कोविड-19 को। डेटा है, डेटा फॉर कोविड-19 जो डेटा है, आंकड़ा है या आंकड़े हैं किसके? स्टिल ए लॉन्ग वे, कोरोना वायरस के। स्टिल अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी क्या है? ए लॉन्ग वे है, दूर रास्ते पे है, मतलब दूर है। देखेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है ये। फ्रॉम से, किससे लॉन्ग वे है, किससे दूर है? गिविंग ए कंप्लीट पिक्चर, गिविंग देने से, ए कंप्लीट पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर देने से मतलब सारी बात को क्लियर करने से अभी क्या है? वो ज़्यादा दूर है, मतलब लॉन्ग वे मतलब उससे दूर है। तो गिविंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मतलब क्लियर पिक्चर देना, जो एक्टिविटी है उससे दूर है, देने से दूर है, देते हुए कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? जेरेंड हो गया। बट लेकिन इट इज़ एनकरेजिंग, लेकिन ये क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है। कौन एनकरेज कर रहा है? जो डेटा है, जो आंकड़ा है, जो डेटा आया है ना, वो एनकरेज कर रहा है। बट इट इज़ एनकरेजिंग, साहस बढ़ा रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। दैट कि द बेसिक मैट्रिक ऑफ द नंबर, जो बेसिक मैट्रिक है, बट इट इज़ एनकरेजिंग, ये एनकरेज कर रहा है। दैट की द बेसिक मैट्रिक ऑफ द नंबर, दैट की 3 वर्किंग को की, जो और वह यहाँ की हो गया, क्योंकि ये क्या है? वह तो है, हो नहीं सकता, क्योंकि वह होता तो क्या होता? दैट के बारे में नाउन होना चाहिए था, तो यहाँ पे द यूज़ हो गया, तो स्प्लिट हो गया, तो गलत हो गया। उसके बाद में जो ये वैसे नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद में कोई क्या मॉडल वगैरह नहीं है, तो ये की है यानी कनेक्टर के फॉर्म में है। लेकिन ये एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है या बढ़ावा दे रहा है किसको? दैट द बेसिक मैट्रिक, जो मैट्रिक है मतलब मापना, कोई चीज़ मापी गई उस चीज़ की वो बात कर रहा है, मापी क्वालिफिकेशन ऑफ द नंबर, नंबर की संख्या की, ऑफ दोज उनकी, रिकवरिंग एज, जो क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं, एज ए शेयर ऑफ कन्फर्म्ड इन्फेक्शन, जो कन्फर्म्ड इन्फेक्शन है उसके शेयर पार्ट की फॉर्म में जो क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं। मतलब कन्फर्म्ड इन्फेक्शन के क्या है? वो एक शेयर है, मतलब पार्ट है, और रिकवर हो रहे हैं दोज उनके नंबर से, जो मैट्रिक है उसके जो नंबर की मात्रा है, इज वो क्या है? मात्रा क्या है? इज शोइंग इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, वो क्या कर रहा है? इंडिया में इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। कौन कर रहा है? इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो कौन मिलेगा? कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस को कौन खा गया? देखो इन्फेक्शंस, कन्फर्म्ड क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे। ऑफ कन्फर्म, ऑफ खा गया, कन्फर्म्ड से पास होगा एडजेक्टिव से, और नाउन को खा जाएगा, इन्फेक्शन को खा जाएगा। तो इन्फेक्शंस को तो खा गया आपका क्या? ऑफ। एज ले गया शेयर को। रिकवरिंग हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोज क्या है? आईएनजी क्लोज है किसका? दोज का। ठीक है, जो रिकवर हो रहे हैं, दोज को ऑफ खा गया, नंबर को ऑफ खा गया, तो बेसिक मैट्रिक बचा ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? बेसिक मैट्रिक। तो मतलब क्या निकला इस पूरी बात का? कि जो डेटा है कोविड-19 का वो अभी भी क्या है? बहुत दूर है क्या करने से? क्लियर कंप्लीट पिक्चर देने से, मतलब क्लियरिटी बताने में कि केस के बारे में सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देने में। बट इट इज़ एनकरेजिंग, लेकिन ये क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है कि जो नंबर जो रिकवर हो रहे हैं ना, मतलब जो सही हो रहे हैं, उनका जो नंबर की जो मैट्रिक है, मात्रा है, वो क्या है? इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, मतलब रिकवरी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। ये बात इसने बोली। आई थिंक आपके क्लियर है। नेक्स्ट में पढ़े। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, कह चुकी है, हैज़ का सब्जेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ सेड, कह चुकी है, दैट की द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज, जो रिकवरी सही होने का जो परसेंटेज है, करंटली स्टैंड्स, वो अभी क्या है? स्टैंड्स रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। स्टैंड्स का मतलब क्या है? आपका कॉन्स्टेंट होना, किस जगह पे स्थिर होना। इट जस्ट ओवर 25, वो क्या है? जस्ट 25 के ओवर, उसके ऊपर क्या हुआ है? रुका हुआ है। क्या? परसेंटेज, मतलब 25% के अराउंड ही क्या है? परसेंटेज अभी बना हुआ है किसका? रिकवरीज का। ठीक है, मतलब जितने इन्फेक्शन है उनमें से 25%, मान लिया 100 में से 25 क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। इस तरीके 25% पे चल रहा है ये। ऑलमोस्ट लगभग क्या है? डबल, डबल है ऑफ किसका? व्हाट इट वाज 2 वीक्स एगो, जो ये 2 हफ्ते पहले था उसका लगभग डबल है। मतलब 2 हफ्ते पहले जो रिकवरी थी ना, जो परसेंटेज था रिकवरी का, तो 12.5% के अराउंड होगा, उससे लगभग क्या है? ये डबल है अब रिकवरी का। मतलब रिकवरी अब क्या होने लग गई? रिकवरी यहाँ पे ज़्यादा होने लग गई। ये बात इसने बोली है। ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने
कही है ये बात, इसलिए उसने बोला कि इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है क्योंकि रिकवरी ज़्यादा हो रही है। समझ में आया? अब ऑफ खा गया किसको? इस पूरे सेंटेंस को, क्योंकि आपको पता है व्हाट की वर्किंग। व्हाट क्या करेगा? जो की तरह बात करेगा और किस तरह से करेगा? कंप्लीट सेंटेंस को एक एलिमेंट बना देगा। तो यहाँ इसने क्या कर दिया? एक एलिमेंट बना दिया जिसको ऑफ खा गया, नाउन की तरह ट्रीट करवा दिया। समझ में आई चीज़? उसके बाद में नेशनल डेटा, जो नेशनल डेटा है, कंट्री का जो डेटा है, ऑन पर, किस पर? ऑन अदर पैरामीटर्स, दूसरे पैरामीटर्स पे, दूसरी चीज़ों पे अपीयर, जो क्या हो रहे हैं? नेशनल डेटा ऑन अदर पैरामीटर्स अपीयर होता है सिमिलर टू डिजीज ट्रेंड्स। किसके सिमिलर? जो डिजीज ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स का मतलब जो प्रचलन है, विटनेस्ड ग्लोबली, जो क्या हुई है? ग्लोबल वे में विटनेस हुई है। समझ में आई चीज़? जो ग्लोबल वे में विटनेस हुई है। तो डिजीज ट्रेंड का मतलब जो प्रचलन हो रहा है, विटनेस का मतलब जिसको गवाही के फॉर्म में दिया गया, जो जिसको विटनेस किया लोगों ने कि हाँ बहुत ज़्यादा डिजीज फैल रही है। तो ये क्या हो गया? आपका ईडी क्लोज हो गया। विटनेस्ड ग्लोबली मतलब विटनेस हुई है ग्लोबल वे में। ठीक है? विद द किसके साथ? विद द वर्स्ट आउटकम्स। वर्स्ट का मतलब सबसे खराब वाले आउटकम्स, रिजल्ट्स के साथ, नतीजों के साथ। एनकाउंटर्ड अमंग एल्डरली पेशेंट्स, जो एनकाउंटर्ड है किसके बीच में? किसमें? एल्डरली पेशेंट्स में। जो बुजुर्ग की बात कर सकते हो आप, बड़े हैं, पेशेंट मतलब बुजुर्ग जो पेशेंट है, उनके अंदर जो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर का मतलब अचानक से होना, जो अचानक से आउटकम आया है। विद द वर्स्ट आउटकम्स एनकाउंटर हुआ है किसमें? एल्डरली पेशेंट्स में। ट्रांसलेटिंग क्या होते हुए? ट्रांसलेट करते हुए, चेंज करते हुए इनटू किसमें? इनटू ए केस फैटेलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट मतलब डेथ की जो रेट है, फैटेलिटी का मतलब डेथ वगैरह, जो डेथ की रेट है ऑफ 51.2%। किसकी? 51.2% की जो डेथ रेट है फॉर इंडियंस के लिए ओल्डर देन 60, जो क्या है? 60 साल से ओल्डर है। 60 साल के कंपैरिजन में ओल्डर है, मतलब 60 साल से ज़्यादा जिनकी एज है। समझ में आई चीज़? अब दोबारा से देखें, इतना समझ में नहीं आया। नेशनल डेटा ऑन अदर पैरामीटर्स अपीयर यहाँ पे क्या है? अपीयर यहाँ पे एक्शन हो गया ना, V1 डू अपीयर हो गया यहाँ पे। तो डू अपीयर हो गया, तो अपीयर का सब्जेक्ट ढूंढना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अपीयर का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स को तो ऑन खा गया, तो नेशनल डेटा है। अब माइंड में बात आई सर कि नेशनल डेटा सिंगुलर है तो यहाँ अपीयर्स होना चाहिए था ना। तो डेटा सिंगुलर नहीं होता, डेटा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल, दोनों वे में ही वर्क करता है आपका डेटा। क्या करता है आपका? दोनों तरीके से वर्क करता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स वर्क करती है ना, सिंगुलर प्लूरल। तो ये चीज़ सर हमें तो पता ही नहीं था कि डेटा क्या है, सिंगुलर होता है। हमने तो सोचा डेटा सिंगुलर होता है, प्लूरल। डेटाज तो यूज़ करते हैं, डेटाज यूज़ करते हैं ना, वो अलग अलग टाइप्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है? वैरायटी की फॉर्म में यूज़ करते हैं आप क्या? डेटा। समझ में आ रही है चीज़? तो डेटा आपका क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा कलेक्शन को भी बोल सकता है। ठीक है? तो अपने को नहीं पता था कि डेटा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सर अब हम क्या करें? चलो नहीं पता, अब पता लग गया ना। तो ऐसे चीज़ें सीखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस से चीज़ें सीखते हैं। जो पहले स्टार्ट से अपने जब से पैदा हुए थे तब से सारी चीज़ें आती थी क्या अपने को? धीरे धीरे सामने तब आने लगी ना। तो ऐसे प्रैक्टिस से आएगी। इसमें ये मत सोचना कि सर हमें तो आता ही नहीं था, एग्जाम में हम गलत कर देते। हाँ, एग्जाम में गलत कर देते, फर्स्ट टाइम आता तो, अब पहले आ चुका है ना, अब एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अपने को पता लग गया ना, दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। अब एग्जाम में क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। ये चीज़ आपके क्लियर है ना? तो कैसे चीज़ें बनेगी आपकी? अब डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि नॉलेज है आपको बहुत सारा और डायरेक्ट एग्जाम में चले गए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नई चीज़ें पता नहीं लगेगी, और जब तक नई चीज़ें पता नहीं लगेगी तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, गलत करके आओगे। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब न्यूज़पेपर पढ़ा, इसमें अपने को पता लगा अपीयर है, इसका मतलब गलत तो है नहीं, डू अपीयर। इसका मतलब डेटा क्या है? प्लूरल भी होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर इसने क्या किया था? इज दिया था, यहाँ पे उसने सिंगुलर को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे ऊपर वाले में उसने क्या किया? सिंगुलर को रिप्रेजेंट किया कि कंप्लीट फॉर्म में कलेक्शन को बता दिया, और यहाँ पे अलग अलग जो डेटाज है, अलग अलग स्टेट से जो डेटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बात की है। इसका मतलब नेशनल डेटा बोला है ना, तो नेशनल का मतलब हर स्टेट का अलग अलग डेटा। समझ में आई चीज़? तो उस तरीके से वर्क कर रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में बात कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये यहाँ पे क्या बोला? नेशनल डेटा ऑन अदर पैरामीटर अपीयर होता है, दिखाई देता है कैसा? सिमिलर डिजीज ट्रेंड्स विटनेस्ड ग्लोबली, जो ग्लोबल वे में विटनेस हुई है ना डिजीज की ट्रेंड, जो प्रचलन है, डिजीज बढ़ रही है, उसके समान ही दिखाई दिया है अदर पैरामीटर का पे जो डेटा है, दूसरे पैरामीटर्स पे जो डेटा है। विद द, अब दूसरे पैरामीटर्स पे आया ना तो अलग अलग आया है ना डेटा, उस तरीके से वर्क कर रहा है। तो प्लूरल को बता रहा है। विद किसके साथ? सबसे खराब वाला आउटकम एनकाउंटर हुआ है किसमें? बड़े बुजुर्गों पे, जो पेशेंट है बड़े बुजुर्ग, उन पे ट्रांसलेट करते हुए क्या? इनटू ए कैश फैटेलिटी रेट। कैश फैटेलिटी रेट में ट्रांसफर करते हुए मतलब क्या है? उनके अंदर आउटकम आया है, क्या करते हैं? उनको डेथ में कन्वर्ट करते हुए, डेटा क्या? डेथ में कन्वर्ट होता गया।
ठीक है, उनमें डेथ बढ़ गई 51.2%, 51.2%। और फॉर इंडियंस ओल्डर देन 60, जो 60 साल से प्लस है ना, उनमें डेथ रेट क्या है 51.2% है। मतलब आधे लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिनके ये आपके क्या है वायरस है, ठीक है, जिनमें 60 से ज़्यादा एज है उनकी बात करें। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, व्हाट इज़ क्या है इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, हाउ एवर जैसे तैसे, यानी ध्यान देने के लिए, नोट का मतलब ध्यान देने के लिए, इज़ दैट वो है कि, क्या है कि, इसका सब्जेक्ट ढूंढना, इसका क्या होगा, नोट तो नहीं होगा ना, टू के साथ गया, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये कंप्लीट बात है, इसका सब्जेक्ट समझ में आई चीज़, कंप्लीट बात क्या है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये कंप्लीट बात क्या है, इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है ये क्या करता है, पूरे एलिमेंट बना लेता है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, नाउन की तरह ट्रीट करवाता है व्हाट, कंप्लीट सेंटेंस को। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, जैसे तैसे, मतलब जैसे भी करके है, ये बीच में इसने क्या एम्फेसाइज दिया है, जो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, ध्यान देने के लिए, इज़ दैट वो ये है कि, दैट वेदर, चाहे इट इज़ रिकवरी और डेथ, चाहे ये रिकवरी हो या क्या हो, डेथ है, चाहे ये रिकवरी सही होना है चाहे डेथ है, नॉट ऑल, ना सारे केसेस, नॉट ऑल केसेस, सारे केसेस नहीं, आर रिकॉर्डेड, आज रिकॉर्डेड मतलब वो क्या है, रिकॉर्डेड नहीं है, फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजंस, मतलब बहुत सारे रीजंस के कारण, एक वेराइटी रीजंस के बहुत सारे टाइप, एक वेराइटी है रीजंस के, मतलब बहुत सारे कारण आए हैं, मतलब वेराइटी का मतलब यहाँ पे कारण आए हैं बहुत सारे, ठीक है, उनके कारण सारे केसेस क्या नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसने क्या बोला, जो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए जैसे तैसे, वो क्या है कि, इसका सब्जेक्ट पूरी बात होगी ना, इज़ दैट वो ये है कि, चाहे ये रिकवरी है या डेथ है, या तो रिकवरी हो चाहे या क्या हो, आपकी डेथ हो, मतलब सही होना या डेथ होना, मौत होना, चाहे दोनों में से कुछ भी हो, सारे के सारे केसेस क्या नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, बहुत सारे रीजन के कारण, समझ में, सबका रिकॉर्ड नहीं है सभी केसेस का, ये बात यहाँ से अपने क्या हो गई, क्लियर हुई है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करेगा। अब एक आता है आपका वेदर और नॉट, अब ये जो नोट है वो वेदर का पार्ट नहीं है, ये नोट ऑल केसेस के लिए यूज हुआ है, मतलब सारे केसेस ना होना उसके लिए यूज हुआ है। वेदर और नोट का मतलब होता है या नहीं, लेकिन यहाँ जो वेदर है, वेदर का मतलब डायरेक्ट होता है चाहे, ठीक है, उस तरीके से अपने यहाँ पे बात करते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट में चलें, देयर मे बी, हो सकता है, अनटेस्टेड पीपल, क्या हो सकते हैं, अनटेस्टेड पीपल हो सकते हैं, मतलब जिनको टेस्ट नहीं किया गया, ऐसे पीपल हो सकते हैं, हु हैव रिकवर्ड, जो रिकवर हुए हैं। अब यहाँ पे देयर मे बी के साथ अनटेस्टेड पीपल गया, हु हैव रिकवर्ड, हैव किसके लिए यूज हुआ, पीपल के लिए, हु के साथ में लेकर, क्योंकि हैव को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पीपल को बी का एरो लग गया, मे बी इसको खा गया था, ठीक है, इसलिए अपनों ने यहाँ पे क्या दिया, अलग से प्रोनाउन दिया, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दिया, ठीक है, अलग से सब्जेक्ट दिया किसको, हैव को, जो रिकवर हो चुके हैं, मतलब अनटेस्टेड पीपल भी हैं जो रिकवर हो चुके हैं, मतलब उन लोगों का टेस्ट भी नहीं हुआ, वायरस था उनको, और वो अपने आप क्या हो गए, रिकवर हो गए, सही हो गए, ये वाली बात इसने यहाँ पे बोली है। ऑल्सो, साथ ही, भी का मतलब साथ ही यहाँ पे, इन द लॉन्ग टर्म में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बाद, मोस्ट रिकवर, ज़्यादातर रिकवर होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन, किससे, इन्फेक्शन से, मतलब ज़्यादातर लोग हैं वो क्या होते हैं, रिकवर होते हैं, मतलब डेथ वगैरह कम है, रिकवरी क्या है, ज़्यादा है, ये बात इसने बोली है। इसके बाद में आगे पढ़ें, इट इज़ देयर फॉर, ये इस प्रकार, इम्पेरेटिव का मतलब जरूरी है, अनिवार्य है, टू फाइंड करना, पॉजिटिव केसेस अर्ली, पॉजिटिव केसेस को जल्दी फाइंड आउट करना, एंड असेस का मतलब मूल्यांकन करना, द पेस ऑफ रिकवरी एक्यूरेटली, जो पेस है रिकवरी का, मतलब जो स्पीड है रिकवरी की, उसको क्या करना, जो सही होने की स्पीड है उसको क्या करना, एक्यूरेट वे में मूल्यांकन करना कि कितनी स्पीड में ये आपकी क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है एक्यूरेटली। तो क्या असेस कैसे करना है, पेस ऑफ रिकवरी को असेस कैसे करना है एक्यूरेट वे में ना, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गई है, ठीक है। अब असेस जो आपका एंड है, इसका रिफ्लेक्शन ढूंढ दो कोई भी, इसका रिफ्लेक्शन आप ढूंढने जाओगे तो आपको रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, देखो केसेस के बाद में देखें तो देखो आपको सेंटेंस चेंज करना है, अगर पॉजिटिव के बाद देखो आप केसेस से पहले और पॉजिटिव के बाद में देखो, पॉजिटिव के बाद में देखो तो चेक करना एक बार, पॉजिटिव के बाद में तो दूसरा सेंटेंस लिया करो, पहला सेंटेंस तो बना हुआ है एक्सेस केसेस अर्ली तक तो बना हुआ है, एंड के बाद वाला सेंटेंस लिया करो, पता लग जाए मीनिंग लेगा क्या। जैसे इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव, ये जरूरी है, टू फाइंड पॉजिटिव असेस द पेस ऑफ रिकवरी, तो असेस तो एक्शन है ना, असेसमेंट ऑफ होता, असेसमेंट पॉजिटिव असेसमेंट होता, पॉजिटिव असेसमेंट को फाइंड आउट करना है, मूल्यांकन को फाइंड आउट करना है, तो मूल्यांकन फाइंड आउट थोड़ी होगा, मूल्यांकन तो क्या होगा, किया जाएगा ना, ये गलत हो गया। फाइंड के बाद में अगर मैं देखूं,
फाइंड के बाद में अगर चेक करूँ तो फाइंड के बाद में चेक करना इट इज़ देयर, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव, क्योंकि अपने को आपका क्या मीनिंग मिला हुआ है तो डायरेक्ट पढ़ो। इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव, ये क्या इम्पेरेटिव है, जरूरी है। टू फाइंड असेस, असेस फाइंड करना, ये भी गलत हो गया। टू के बाद में देखना इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव, ये जरूरी है टू असेस द पेस ऑफ रिकवरी। आपको क्या करना है, पहला फाइंड पॉजिटिव अर्ली केसेस, तो ये तो ठीक है केसेस अर्ली वाला, तो आपको सिर्फ एंड वाला ही देखना, जहाँ से रिफ्लेक्शन देख रहा हो दूसरे वाला सेंटेंस देखो, पहले वाला तो बना हुआ ही है। तो इट इज़ देयर फॉर, ये इस प्रकार क्या, देयर फॉर इम्पेरेटिव टू असेस द पेस ऑफ रिकवरी एक्यूरेटली, मतलब असेसमेंट करना, मतलब मूल्यांकन करना, जरूरी है मूल्यांकन करना रिकवरी के पेस का एक्यूरेट वे में कि कितनी स्पीड में रिकवरी हो रही है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ ना आपके। तो ऐसे आपको क्या करना होता है, एंड का रिफ्लेक्शन एक एक करके ढूंढो इस तरीके से, और धीरे धीरे ऐसे वर्किंग करोगे तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने आप स्पीड में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप मिलने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे आपको ढूंढना, जिसको ढूंढना नहीं आता रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसके लिए मैंने बताया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें। उसके बाद में बोला इसने अमंग द कंट्रीज, कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में बात हो रही है। अमंग द कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज का मतलब कंट्रीज में मूविंग टू ए मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, मूव करते हुए मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर अ मेजर्ड लॉकडाउन, किसके बाद में, एक मेजर्ड लॉकडाउन, मेजर्ड का मतलब जो सही तरीके से किया गया लॉकडाउन के बाद। मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का मतलब जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी है, मास टेस्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करना। अमंग द कंट्री, अब इसने बोला अमंग द कंट्रीज मूविंग, जो मूव कर रही है कंट्रीज, मतलब आईएनजी क्लोज है ना, उनका एक्शन हो गया ना एक्स्ट्रा। अमंग द कंट्रीज कौन सी मूव करने वाली टू मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर मेजर्ड लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद जो कंट्रीज है मूविंग, जो मूव कर रही है किसकी तरफ करने वाली है, मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, मतलब मास बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे टेस्टिंग करनी है आफ्टर किसके, मेजर्ड लॉकडाउन के बाद, मतलब जो लॉकडाउन आपका होगा ख़त्म कर देंगे उसके बाद में टेस्टिंग कर रही है, उन कंट्रीज़ के में बात हो रही है। उन कंट्रीज़ में पता नहीं क्या हुआ है, ये बात बोलेगा, अपने अभी कुछ समझ में नहीं है जब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं पढ़ लोगे। एंड सक्सेसफुल कंट्रोल, और जो क्या है सक्सेसफुल कंट्रोल है, सक्सेस की वे में कंट्रोल किया गया है ओवर वायरल ट्रांसमिशन, जो क्या है संक्रमण के फैलाव पे क्या किया गया, कंट्रोल किया गया है। अब देखो आप यहाँ बोलोगे सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बोलना क्या चाहता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो मैं तो जब तक ना समझ में आए तब तक आगे ना जाओ। मुझे तो अमंग द कंट्रीज मूविंग टू ए मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर मेजर्ड लॉकडाउन यहाँ पे ही समझ में नहीं आया, तो मैं आगे क्यों जाऊँ। तो आगे देखो, कई बार तो आपको क्या होता है कि एलिमेंट्स डायरेक्ट ही समझ में आ जाए उसी टाइम पे, लेकिन कई बार क्या होता है जब तक कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ोगे ना आप, तब तक आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी, उसका मीनिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि मीनिंग वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है ना, सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, सेंटेंस पे, कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सारा कुछ सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जब सेंटेंस पे डिपेंड करता है इसका मतलब सेंटेंस तो आपको देखना पड़ेगा ना पूरा। तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिल पाता, जब आपने मीनिंग लेते हैं तो भी क्या होता है अलग मीनिंग आता है, और जैसे सेंटेंस कंप्लीट पढ़ते हैं ना अपने को पता लग जाता है मीनिंग ये नहीं था, मीनिंग कुछ और था। तो वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो आप हल्का हल्का समझते हुए कंप्लीट सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद में कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा एक साथ पढ़ोगे तब, ठीक है। तो दोबारा से देखो, अमंग द कंट्रीज, जो कंट्रीज है उनमें जो क्या कर रही है, मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी की तरफ मूव कर रही है, मतलब लॉकडाउन के बाद बहुत बड़े टेस्टिंग की तरफ क्या कर रही है, जो क्या कर रही है आपकी मूव करने वाली है, जो कर रही है। और सक्सेसफुल कंट्रोल किसके बाद में, सक्सेसफुल कंट्रोल जो है ट्रांसमिशन का, उसके ऊपर कंट्रोल, और लॉकडाउन के बाद में जो टेस्टिंग कर रही है इज़ वो है इज़ न्यूजीलैंड, वो क्या है न्यूजीलैंड है। समझ में आई बात, इसने क्या बोला। तो ये इज़ का सब्जेक्ट ढूंढ दो भाई, ढूंढने चलते हैं अपने। वायरल ट्रांसमिशन को ओवर खा गया, सक्सेसफुल कंट्रोल एंड जो मेजर्ड लॉकडाउन है, ठीक है, ए के बाद में ए मेजर्ड लॉकडाउन एंड ए सक्सेसफुल कंट्रोल, इसको कौन ले गया यहाँ पे आपका आफ्टर के साथ चला गया ये, ठीक है। और उसके बाद में क्या है लॉकडाउन और कंट्रोल इज़ न्यूजीलैंड। और वैसे भी देखें अगर ना जाए तो आप बोलोगे सर आफ्टर है ना, वैसे भी नाउन के साथ भी यूज़ होता है और आफ्टर आपका सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। तो आप देख लो कि मेजर्ड लॉकडाउन और सक्सेसफुल कंट्रोल है वो न्यूजीलैंड है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसका मतलब गलत हो गया। मास स्ट्रेटेजी को जो आपका है वो टू ले गया, मूविंग अलग ही है, आईएनजी क्लोज है। अमंग कंट्रीज़ को अमंग ले गया, बीच में न्यूजीलैंड है। तो क्योंकि अगर कंट्रीज़ इसका सब्जेक्ट होता तो इज़ नहीं होता, आर होना चाहिए था, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है न्यूजीलैंड है। समझ में आई बात, ये बैक रिफ्लेक्शन दे गया वापस से। ऐसे सेंटेंस अपने कर चुके हैं ना। तो ये है आपके कुछ न्यू टाइप के जो सेंटेंस है ये न्यू टाइप के हैं। इन सेंटेंस को हैंडल करना सीख जाओ बस, समझ में आई चीज़। तो स्ट्रक्चर से आप इनको हैंडल नहीं कर पाओगे, समझ में आई बात आपके।
अब मुझे एक बात बता दो, अगर यहाँ सक्सेसफुल की जगह, क्योंकि ए के बाद में रिफ्लेक्शन है, एक मेजर लॉकडाउन और एक सक्सेसफुल कंट्रोल, ठीक है, द यूज़ नहीं किया, पर्टिकुलर नहीं बताया, इसका मतलब ए यूज़ किया यहाँ पे, ए कंट्रोल जो किया है उन्होंने। तो अगर मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ सक्सेसफुल की जगह इम्पोर्टेंट होता तो ए आता या एन आता, ये बता दो मुझे। यहाँ इम्पोर्टेंट होता तो ए आता या एन आता? क्या आता? ए आता। क्यों? क्योंकि ए इसके बाद में क्या है, मेजर्ड है। तो ए जो एन है वो कभी अलग वे में वैसे नहीं बताता कि वोवल के लिए एन यूज होगा। मतलब किस तरीके से वोवल, उस तरीके से कि वोवल आगे आई हुई है, जैसे मान लीजिए अपने आगे बात करें ऑफिसर, ए परफेक्ट ऑफिसर, तो एन नहीं है, ऑफिसर के लिए यूज हुआ है ना, परफेक्ट तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आपका ऑफिसर के लिए है तो एन यूज नहीं होगा, एन यूज होता है वोवल साउंड के लिए जो जस्ट बाद उसके अप्लाई होती है, कि ए के जस्ट बाद क्या साउंड आ रही है। ए के जस्ट बाद अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो क्या है आपका ए होगा, और वोवल साउंड आ रही है तो एन होगा। सिर्फ साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। तो ए के बाद मेजर्ड की आ रही है ना, तो मैं की आ रही है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब ए आएगा। बाद वाले को अपने कुछ नहीं करना, दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझे चीज़, पास वाली जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग ये बात होती है। ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आर लिखते हैं तो एन आर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बात करेंगे। साउंड क्या है, आर की आ रही है, आ की आ रही है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना, साउंड पे आपको चेक करना है। अब ये जो सेंटेंस है वो रियल सेंटेंस कैसे होगा, देखो कैसे होगा। न्यूजीलैंड इज अमंग द कंट्रीज। न्यूजीलैंड क्या है, कंट्रीज में है। कौन सी कंट्रीज में, जो क्या कर रही है, मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी की तरफ मूव कर रही है, उन कंट्रीज में। और इसने क्या बोल दिया, अब इसने एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस को उल्टा कर दिया, बैक रिफ्लेक्शन दे दिया। जैसे हेयर कम्स ही, देखो वो आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। कैम द पुलिस, इंसिडेंट के बाद कैम द पुलिस, पुलिस आई, एम्फेसाइज करने के लिए आई पुलिस, उस तरीके से अपनी बात करते हैं। समझ में आई चीज़। तो अमंग द कंट्रीज, कंट्रीज में है न्यूजीलैंड, मूव करने वाली कंट्रीज में है न्यूजीलैंड। समझ में आई चीज़। इस तरीके से अपने बात करें, उन कंट्रीज में क्या है, न्यूजीलैंड है। उन कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज, उनमें से एक क्या है, न्यूजीलैंड। इस तरीके से बात कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर है। ये अच्छा सेंटेंस था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेंटेंस था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, इन टर्म्स ऑफ डेथ्स, डेथ्स के केस में अपने टर्म्स की बात करें, उस टर्म में देयर कुड बी, हो सकता है, अननोन फैटेलिटीज़। अननोन का मतलब जिनका पता ना हो, ऐसी डेथ भी हो सकती है। फैटेलिटीज़ का मतलब नुकसान, मतलब यहाँ पे मौत। कोज्ड बाय, जो कि क्या है, कोज्ड है बाय कोविड-19, कोविड-19 के द्वारा। तो कोज्ड यहाँ पे क्या है, ईडी क्लोज, किसका, फैटेलिटीज़ का। फैटेलिटी जो हुई है, जो किसके कारण हुई है, कोविड-19। फैटिलिटी खुद कोज नहीं कर रही कोविड-19 को, उसके द्वारा हुई है ना, बाई यूज हो गया ना, इसका मतलब क्या है, उसके द्वारा हुई है, इसका मतलब क्या है, पैसिव एलिमेंट है, इसका मतलब ईडी क्लोज है। आउटसाइड हॉस्पिटल्स, और कहाँ हुई है, हॉस्पिटल्स के बाहर। इन अगर टर्म्स ऑफ डेथ के टर्म्स में अपने बात करें, देयर कुड बी अननोन फैटिलिटीज़, अननोन फैटिलिटीज़ भी हो सकती है, जो कि क्या कोविड-19 के द्वारा हुई है आउटसाइड द हॉस्पिटल। तो जो डेटा है वो किसका है, पूरा डेटा होगा जो हॉस्पिटलाइज्ड है उन्हीं का होगा ना, कि कोविड-19 के कारण हुआ है। तो अननोन डेथ भी है यहाँ पे अपनी बात करें तो, मतलब ये चीज़ है कि ये डेटा कितना एक्यूरेट आप उस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि जो कोविड-19 के कारण जो डेथ हुई है आउटसाइड द हॉस्पिटल से बाहर, जो डेथ हुई है वो डेथ है, वो क्या, अननोन डेथ वो भी हो सकती है, जिसका अपने को डेटा नहीं पता। तो उन डेथ के बारे में अपने को नहीं पता, तो एक्यूरेट डेटा नहीं है ये। इस तरीके से उन्होंने बात की है, ठीक है। डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव मेड, जो डॉक्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में, हैव मेड, वो बना चुके हैं, ए कॉन्ट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन, कॉन्ट्रास्टिंग विरोध वाला, डिटर्मिनेशन का मतलब ओपिनियन बना चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को इन कहा गया। तो डॉक्टर्स क्या बना चुके हैं, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब विरोधाभास वाला, डिटर्मिनेशन एक ओपिनियन बना चुके हैं। और पीपल, लोगों का, कौन से लोगों का, हु हैड द वायरस, जिसके क्या था, जिनके क्या था, वायरस था, बट डाइड ऑफ अनरिलेटेड कोजेज, और मरे किससे, अनरिलेटेड कोजेज, मतलब जो जिससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड कोजेज नहीं थे, उनसे मरे वो। समझ में आई बात। तो डॉक्टर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, उन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन बनाया है, मतलब विरोध वाला डिटर्मिनेशन उन्होंने बताया है, बनाया है, तैयार किया है, ओपिनियन बताया है, किसका, लोगों का, कि जिनके वायरस था लेकिन मरे कैसे वो, अननोन, जो अनरिलेटेड कोजेज, मतलब ऐसे कारणों से मरे जो वायरस से रिलेटेड नहीं थे। ये बात उन्होंने बोली है। दीज फाइंडिंग्स, ये जो फाइंडिंग्स है, मतलब जो रिजल्ट है, जो पता लगाया गया है, एंड ट्रेंड्स, जो प्रचलन है, अंडरस्कोर करता है, किसको, मतलब रेखांकित करता है, एक टाइप से हाईलाइट करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द पैंडेमिक इन इंडिया। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च की जो इम्पोर्टेंस है उसको क्या करता है, अंडरस्कोर करता है,
और रिसर्च किस पे, ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द पैंडेमिक, जो महामारी है उसकी प्रोग्रेशन का मतलब उसका जो विकास हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उस पर जो रिसर्च है उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है, ये वाली बात, ठीक है। द कंपैरेटिवली का मतलब जो तुलनात्मक फॉर्म में अपने बात करें, लो डेथ रेट फ्रॉम कोविड-19 इंडिया के अंदर जो कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो डेथ रेट है लो, ऑफिशियली एस्टिमेटेड एट 3.2%। ऑफिशियली उस डेथ रेट ने एस्टिमेट किया, तो अनुमान डेथ रेट लगाएगी या डेथ रेट का अनुमान लगाया जाएगा, डेथ रेट का लगाया जाएगा ना। तो एस्टिमेटेड यहाँ पे क्या है, V2 नहीं है, क्या है V3 है, क्योंकि एस्टिमेट डेथ रेट हुई है ना कि डेथ रेट एस्टिमेट करेगी, अनुमान नहीं लगाएगी, इसका मतलब ईडी क्लोज है। एस्टिमेटेड एट 3.2%, जो कि क्या एस्टिमेटेड है 3.2% पे, बहुत लो है कि इंडिया में जो डेथ है वो क्या 3.2% है, मतलब 100 अगर केसेज है तो उनमें से 3.2% लोग मर रहे हैं, ठीक है, 3.2 लोग मर रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। रिमेन्स एक टॉपिक बना हुआ है फॉर सिस्टमेटिक मतलब सही तरीके से किया गया, कुछ सिस्टमेटिक स्टडी, सही तरीके से की गई स्टडी के लिए क्या है, टॉपिक बना हुआ है। तो रिमेन्स का सब्जेक्ट ढूंढें, तो ऑफिशियली एस्टिमेटेड वगैरह तो ईडी क्लोज वगैरह ये तो नाउन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन फॉर्म में चाहिए, जेरेंड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इंडिया को इन खा गया, कोविड-19 फ्रॉम ले गया, डेथ रेट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो तुलनात्मक फॉर्म में जो कोविड-19 से जो डेथ रेट है, लो जो डेथ रेट है इंडिया में जो एस्टिमेट की गई है ऑफिशियल वे में क्या 3.2%, वो एक क्या बनी हुई है, एक टॉपिक बना हुआ है, किसके लिए, सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, ये समझ में आ गया। इवन साथ ही भले ही इवन अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट में लेना, खाते में लेना, अपने खाते में लेना, मतलब अपने हिस्से में लेना। अब आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है ये, अकाउंटिंग का मीनिंग आगे देखेंगे। फॉर इनएबिलिटी, अकाउंटिंग किसके लिए, इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता के लिए, अयोग्यता किसके, टू आइडेंटिफाई करने की, पता लगाने की, ऑल वायरस कोज्ड डेथ्स, जो वायरस कोज्ड डेथ है उनका पता लगाने के लिए, एंड मिस क्लासिफाइड, जिसको सही तरीके से क्लासीफाई वर्गीकृत नहीं किया गया है, फैटलिटीज का मतलब मौत, जिसका पता नहीं लग रहा, मिस क्लासिफाइड का मतलब मौत किस कारण से हो रही है, उसको मिस क्लासिफाइड बोलेंगे, मतलब उसका पता नहीं है किसके कारण हुई है। द एब्सेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स, जो एब्सेंस है एक लार्ज नंबर ऑफ सीवियरली का बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, प्रॉब्लमेटिक डिस्ट्रेस का मतलब प्रॉब्लमेटिक जिसको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस बोल सकते हो आप, पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स में, स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट, वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट में, विरोध में बना हुआ है, मतलब कॉन्ट्रास्ट आया हुआ है कि विरोध आया हुआ है उसमें, मतलब अपोजिट बात बनी हुई है, टू द एक्सपीरियंस अब्रोड, जो एक्सपीरियंस है अब्रोड में, विदेशों में जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में क्या है, विरोध लेते हुए, मतलब उसके अपोजिट बात कर रहा है। तो स्टैंड्स, डज स्टैंड हो गया, तो स्टैंड्स का सब्जेक्ट कौन होगा, हॉस्पिटल्स को इन खा गया, डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स को ऑफ खा गया, लार्ज नंबर को क्या खा गया, ऑफ खा गया, एब्सेंस, तो सब्जेक्ट हो गया एब्सेंस, मतलब कमी या अभाव। तो जो कमी है, अभाव है, किसकी कमी है, जो सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स है उसके लार्ज नंबर है, उसकी जो कमी है हॉस्पिटल में, एब्सेंस है, वो क्या कर रही है, एक कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है, मतलब हॉस्पिटल में उनकी एब्सेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे डिस्ट्रेस्ड पेशेंट है, वो हॉस्पिटलाइज्ड ही नहीं है, ठीक है, उस तरीके से ये बात कर रहा है। वो एक कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है जो एक्सपीरियंस एब्रोड का एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर वे में है, वो हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो उनके बारे में तो डेटा आ ही नहीं रहा। तो ये विदेशों में तो क्या हो रहा है, सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो उसके साथ में ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अपने अकाउंटिंग की बात करें तो ये क्या हो गया, आईएनजी क्लोज हो गया, किसका, एब्सेंस का, अकाउंटिंग फॉर इनएबिलिटी, मतलब वायरस कोज्ड डेथ का पता लगाने और मौत का पता लगाने किस कारण से, उसकी जो इनएबिलिटी, अयोग्यता है, उसको अकाउंट में लेते हुए, उसको अपने खाते में करते हुए जो एब्सेंस है पेशेंट्स की, वो क्या एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। समझ में आई बात, मतलब क्या हुआ, डेथ का पता नहीं लग रहा और वायरस कोज्ड डेथ का भी मिस क्लासिफाइड, मतलब जिनका पता नहीं है किससे डेथ हुई है, और वायरस कोज डेथ है उसका भी पता नहीं लग रहा, उसको खाते में रखते हुए जो एब्सेंस है, मतलब पेशेंट्स की जो हॉस्पिटल में एब्सेंस है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा डिजीज़ है उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया, पता नहीं लग रहा उनका हॉस्पिटल में वो नहीं है, उनकी जो डेथ वगैरह जो हो रही है आइडेंटिफाई करने की, उसकी अकाउंटिंग को रखते हुए क्या बना हुआ है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अकाउंटिंग मतलब उन चीज़ों को अपने अंदर शामिल करते हुए जो एब्सेंस है इसका मतलब हॉस्पिटल में नहीं है तो उसके बारे में पता नहीं लग रहा, तो उसको शामिल करते हुए इस तरीके से हुआ। तो अकाउंटिंग यहाँ पे क्या हो गया आपको, मतलब उसको अकाउंट करते हुए भी जो एब्सेंस है वो एक क्या बनी हुई है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जो एक्सपीरियंस है एब्रॉड का उसके साथ कॉन्ट्रास्ट लेते हुए। समझ में आया। नोटेबली अब जहाँ विशेष फॉर्म में अपने बात करें तो किसमें, इन द यूएस में जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें।
एज वेल एज मैनी कंट्रीज इन यूरोप, और जैसे साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूरोप में। तो यूरोप वगैरह जो अब्रॉड में जो एक्सपीरियंस है उसके साथ में कॉन्ट्रास्ट है क्या आपका, एब्सेंस होना पेशेंट्स की, सीवियरली डिस्ट्रेस्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा सीरियस वे में पेशेंट्स हैं उनका हॉस्पिटल में एब्सेंस होना, लार्ज नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेशेंट्स हैं उनका क्या होना, यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट ना होना। जैसे अब यहाँ पे अपने बात करें तो ये बोल सकते हैं आप कोरोना की ना बात करूँ, अदर जो आपके बात कर सकते हैं पेशेंट्स की, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हो गए या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, उनके बारे में भी ये बोल सकता है कि मतलब अदर कोरोना चल गया तो सारा का सारा फोकस किस पे, आपका कोरोना पे है डॉक्टर्स वगैरह का, क्योंकि पहले इसको ख़त्म करना है, बहुत हाई लेवल का ये क्या है प्रॉब्लम है। तो जो नॉर्मल जो अलग नॉर्मल क्या जो अलग जो डिजीज़ वाले जो फैटल डिजीज़ है उनके जो पेशेंट्स है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, मतलब उनको हॉस्पिटलाइज फॉर्म में वो नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह में हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा, वो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एक टाइप से, ठीक है, जो बीमार वगैरह उनका। तो उस वे में उसने बोला है कि डेथ का उसका कोज का पता नहीं लग रहा कि वो रियल में उस बीमारी से गए हैं या कोरोना से गए हैं। समझ रहे हैं चीज़, कि जैसे मान लीजिए कोई कैंसर से गया है, कैंसर से किसी की डेथ हो गई तो ये पता नहीं लग रहा कि उसकी कैंसर से डेथ हुई है या कोरोना से डेथ हुई है, ये चीज़ पता नहीं लग रही। समझ में आई ना बात, क्योंकि वो घर पे हैं तो हो सकता है वो कोरोना से जा रहे हो, ये पता नहीं लग रहा है इस चीज़ का, इस तरीके से ये बात उसने बोली है। समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलें, द जॉन हॉपकिंस डेटाबेस गिव्स, जो डेटाबेस है मतलब जॉन हॉपकिंस कोई पर्सन वगैरह होगा, ठीक है, जॉन हॉपकिंस कोई पर्सन वगैरह या कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। डेटाबेस गिव्स, जो डेटाबेस है उसने गिव्स देता है द फैटलिटीज़ पर 100 कन्फर्म्ड केसेज, जो कन्फर्म्ड केसेज हैं फैटलिटी डेथ पर 100 मतलब 100 केसेस पे 100 जो केस आए हैं, 100 लोग जो आए हैं जिन पे वायरस है, उनमें जो फैटलिटीज़ है डेथ है उसके ऊपर एज 15.7% फॉर द यूके मतलब इंग्लैंड के लिए क्या कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम के लिए क्या कर रहा है, वो 50.7% बता रहा है। तो यहाँ पे क्या द जॉन हॉपकिंस, जो जॉन्स हॉपकिंस है डेटाबेस गिव्स देता है द फैटलिटीज़ पर 100 कन्फर्म केसेज एज 15.7% फॉर द यूके के लिए कितना बता रहा है, जॉन्स हॉपकिंस डेटाबेस क्या देता है, फैटलिटीज़ बताता है कितने 15.7%, मतलब 100 केसेज में से 15.7 जो केसेज है वो डेथ में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बात उसने बोली। एंड बेल्जियम, और किसके लिए, बेल्जियम के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में ये बात बताता है जॉन्स हॉपकिंस डेटाबेस। देयर आर मैनी हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपका अपने अनुमान, एस्टिमेशन। देयर आर मैनी बहुत सारे अनुमान हैं, अंदाजे हैं, फॉर द लेस डिसमल आउटकम, जो लेस कम जो खराब आउटकम आ रहा है, मतलब डेथ वाला खराब आउटकम इन इंडिया में, मतलब बहुत सारे अनुमान हैं किस चीज़ के, लेस डिसमल आउटकम के, कम खराब आउटकम रिजल्ट के इन इंडिया में, बेस्ड ऑन जो कि बेस्ड है, इडिक्लोज बेस्ड ऑन, ठीक है, इडिक्लोज V3 ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, किस पे, क्लाइमेट के इम्पैक्ट पे, मतलब मौसम का भी इम्पैक्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, देयर आर मैनी हाइपोथेसिस फॉर द लेस डिसमल आउटकम, जो कि क्या है लेस कम जो डिसमल आउटकम है, मतलब खराब वाला आउटकम है उसके लिए इंडिया में, जो कि क्या बेस्ड है किस पे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट के इम्पैक्ट पे, मौसम वगैरह के चेंज पे, कि मौसम क्या हो गया, गर्म होने लग गया, यहाँ पे गर्मी बढ़ने लग गई, तो इसलिए भी क्या हो गया, आउटकम क्या हो गया, कम हो गया, मतलब उस वायरस का प्रभाव कम हो गया। बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, और क्या है रीजन, बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है आपका रोग प्रतिरोधकता, ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता। एंड अदर पॉसिबल फैक्टर्स, और दूसरे पॉसिबल फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे क्या अंदाजे लगाए गए हैं किसके लिए, लेस डिसमल आउटकम के लिए इंडिया में बेस्ट है, जो किस पे, एक तो क्लाइमेट के इम्पैक्ट पे कि मौसम का प्रभाव हो रहा है, एक बोल रहा है बेनिफिट है इम्यूनाइजेशन के, इम्यूनाइजेशन बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उसके बेनिफिट हो रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है, और दूसरे पॉसिबल फैक्टर, और भी बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर बताए हैं, बट लेकिन कॉन्ट्रेरी दिए, बट द रिमेन अनटेस्टेड, लेकिन वो क्या है, अनटेस्टेड रहे बने हुए हैं, रिमेन का मतलब रहते हैं, मतलब बने हुए हैं क्या, अनटेस्टेड, लेकिन वो क्या है, मतलब ये आपके क्या है, ऐसे अंदाजे एस्टिमेशन तो लगाए हैं, लेकिन जो एस्टिमेशन है, जो अंदाजे हैं ना उन्होंने एस्टिमेट किया है, वो अनटेस्टेड है, अभी उन पर टेस्ट नहीं किया, मतलब उनका सही से पता नहीं लगाया, बस बताया गया, एस्टिमेशन किया गया, अनटेस्टेड फॉर्म में वो सारे लोग भी, लेकिन सिर्फ अंदाजे लगाए हैं कि या तो मौसम के कारण हो रहा है सही, इम्यूनाइजेशन पावर के कारण हो रहा है, और भी दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, ये बात बोलिए, इसलिए इंडिया में डेथ कम हो रही है। उसके बाद में हमने बात करें, वाइल इंडियाज़ फैटिलिटीज़, इंडिया की जो फैटिलिटीज़ है, डेथ्स वगैरह जो हो रही है, मतलब नुकसान है, मे बी लो, वो क्या हो सकता है, लो हो सकता है, कम हो सकता है, जबकि इंडिया की फैटिलिटीज़ कम हो सकती है, एंड एन इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट,
और जो एक इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट है, मतलब इम्प्रूव वे में जो रेट है, विल हेल्प, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी रिवाइव द इकोनॉमी, क्या करने में, रिवाइव करने में, किसको, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने में हेल्प कर, रिवाइव का मतलब दोबारा शुरू होने में, ठीक है। जबकि ये बात है, ये दोनों आपकी अगर एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, वाइल के बाद से जाएगा ना, आप चेक कर लेना, मैंने बताया था कैसे एंड का रिफ्लेक्शन देखना है। जबकि इंडिया फर्टिलिटीज लो हो सकती है और इम्प्रूव जो रिकवरी रेट है वो हेल्प करेगी, ये दोनों बातें होगी किसको, इकोनॉमी को रिवाइव करने में। अब मुझे एक बात बताओ कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया, हेल्प V1 रिवाइव V1 दोनों V1 एक्शन एक्शन दो साथ में कैसे, ये तो स्ट्रक्चर मैंने कभी देखी नहीं कि सब्जेक्ट प्लस मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, ऐसे तो होता ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं देखी, तो ये क्या आपका हेल्प मेक सेंटेंस है, हेल्प करेगी रिवाइव करने में, किसको, जो आपकी क्या है, इकोनॉमी। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, वो क्या हो गया आपका, हेल्प मेक सेंटेंस हो गया। आई थिंक ये आपकी क्लियर है। देयर इज जेन्युइन वरी, एक जेन्युइन का मतलब रियल वरी है, सच्ची वरी है, दैट की पेशेंट्स विद नॉन कोविड-19 कंडीशंस, जो पेशेंट्स आपके क्या है विद नॉन कोविड-19 कंडीशंस आर एट ग्रेट रिस्क, वो क्या है, एक बहुत बड़े रिस्क पे, ग्रेटर रिस्क मतलब बड़े रिस्क पे, ज़्यादा बड़े रिस्क पे है। नॉन कोविड-19 कंडीशन का मतलब जिनके कोरोना वायरस वाली कंडीशंस नहीं है, उस कंडीशंस के साथ। अब अपने यहाँ पे बात करें तो क्या बात हुई है, जबकि फर्टिलिटीज़ उसकी क्या हो सकती है, मतलब डेथ वगैरह कम हो सकती है इंडिया में, और क्या हो सकती है, जो रिकवरी रेट है, बढ़ी हुई रिकवरी रेट है, वो इकोनॉमी को भी सही कर सकती है। फिर भी क्या है, एक चिंता है कि जो नॉन कोविड-19 कंडीशन वाले जो पेशेंट है ना, वो क्या है, ग्रेटर रिस्क पे हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि नॉन कोविड-19 पेशेंट कौन से होंगे, कंडीशन वाले, नॉन कोविड-19 कंडीशंस वाले पेशेंट। तो ये बात तो सही है कि इकोनॉमी वगैरह तो सही हो सकती है, लेकिन नॉन कोविड-19 कंडीशंस वाले पेशेंट्स क्या है, ज़्यादा बड़े रिस्क पे है। फॉर किसके लिए, एक बार पढ़ लो फिर मीनिंग आएगा पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद। फॉर पुअर हेल्थ आउटकम्स, किसके कारण पुअर हेल्थ आउटकम आ रहा है उनका, मतलब रिजल्ट क्या है पुअर हेल्थ का, ड्यू टू किसके कारण, लैक ऑफ एक्सेस, लैक ऑफ एक्सेस के कारण, एक्सेस की कमी कारण, टू केयर, केयर की कमी के कारण, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, महामारी के दौरान। समझ में आई बात, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस, एक्सेस नहीं कर पा रहे, टू केयर, केयर की तरफ, मतलब केयर की तरफ एक्सेस नहीं कर पा रहे, मतलब उसको रीच नहीं कर पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे केयर की तरफ। तो बात समझ में आई, तो मतलब क्या निकला, पैंडेमिक के कारण जो नॉन कोविड-19 कंडीशंस वाले पेशेंट का मतलब क्या है, अदर डिजीज़ वाले, कैंसर वगैरह डिजीज़ वाले पेशेंट्स की बात हो रही है, उन पे केयर नहीं की जा रही, कि कोरोना के चलते उन लोगों पे क्या नहीं हो रही, केयर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। समझ में आई चीज़, तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है। मतलब ये निकला कि फर्टिलिटीज़ कम हो सकती है, रिकवरी रेट भी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन वरी क्या बनी हुई है, रियल जो वरी है वो उन पेशेंट्स की बनी हुई है जिनकी अदर डिजीजेज है, जिसके कारण उनको क्या हो रहा है, वो रिस्क पे आ चुके हैं ज़्यादा बड़े, किसके कारण, कि उनकी केयर नहीं हो रही, हॉस्पिटल में क्या हो रही है, उनकी केयर नहीं हो रही, क्योंकि लोग जो डॉक्टर्स है वो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ लड़ रहे हैं। तो जो अदर पेशेंट है, अदर डिजीज वाले, उनकी उतनी केयर नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, इसलिए उनके भी डेथ के चांसेस क्या हो गए, बढ़ने लगे। ये बात इसने बोली है। द पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है स्ट्रेटेजी, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी है, पब्लिक हेल्थ नहीं है, पब्लिक हेल्थ, मैंने हेल्थ पढ़ा जैसे स्ट्रेटेजी पढ़ा, आगे पास कर दिया, तो बात हो रही है स्ट्रेटेजी की, हेल्थ वाली जो स्ट्रेटेजी है फॉर कोविड-19 कोरोना वायरस वाले जो स्ट्रेटेजी है, हैज़ टू शार्पली फोकस, हैज़ टू का मतलब करना पड़ता है, हैज़ टू शार्पली फोकस, वो क्या करें, फोकस करें ऑन, कंपल्सन की फॉर्म में, ऑन हेल्पिंग पीपल, लोगों की हेल्प करने पे, हेल्पिंग पीपल डिटरमाइन देयर इन्फेक्शन स्टेटस, क्या करने में, उनका डिटरमाइन पता लगाने में इन्फेक्शन स्टेटस की, कितना इन्फेक्शन है। तो ये भी क्या है, हेल्प मेक वाला सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग पीपल डिटरमाइन, पीपल क्या करे, डिटरमाइन पता लगाएं, हेल्पिंग का मतलब ये स्ट्रेटजी क्या करेगी, हेल्प करेगी, देन इन्फेक्शन स्टेटस थ्रू वाइडली अवेलेबल टेस्टिंग, किसके द्वारा, थ्रू वाइडली, जो बहुत हाई लेवल पे आपकी अवेलेबल टेस्टिंग है उसके द्वारा। दिस विल इनेबल, ये इनेबल करेगा मतलब योग्य बनाएगी इसको, इनेबल सिलेक्टिव क्वारंटीन, क्वारंटीनिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपने आइसोलेशन की बात करें, अलग रखना, ठीक है। सिलेक्टिव का मतलब चयनात्मक फॉर्म में बात करें, मतलब सिलेक्टेड फॉर्म में, दिस विल इनेबल सिलेक्टिव क्वारंटीनिंग, प्लानिंग ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर की प्लानिंग, वेलफेयर मेजर्स की प्लानिंग, सॉरी वेलफेयर मतलब लोक कल्याणकारी जो स्टेप्स है उनकी प्लानिंग, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और किसका, लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है, शामिल होना, हु हैव रिकवर्ड, जो कि क्या है, रिकवर हो चुके हैं, तो ये इनेबल करेगा। अब अपने यहाँ पे एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो क्या आ जाएगा, दिस विल इनेबल, तीन चीज़ें होगी, एक तो क्या इनेबल करेगा, सिलेक्टिव क्वारंटीन, दूसरा क्या करेगा, प्लानिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स, और तीसरा क्या करेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो क्या करेगा, दिस विल इनेबल क्वारंटीनिंग,
सेलेक्टिव क्वारंटाइनिंग इसको इनेबल करेगा। दिस विल इनेबल प्लानिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स एंड दिस विल इनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये 3 सेंटेंस बन गए, यहाँ से रिफ्लेक्शन मिल गया अपने को। हु हैव रिकवर्ड, जो रिकवर हुए हैं इन ट्रायल्स, ट्रायल्स में जो ट्रायल वगैरह चल रहा था उनका, जो ट्रीटमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं। फॉर पोटेंशियल थेरेपीज, किसके लिए? पोटेंशियल मतलब मजबूत जो थेरेपीज वगैरह हुई है उसके द्वारा, ठीक है। थेरेपी का मतलब उपचार। सच एज, जैसे कि कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट का मतलब अपनी बात करें सही होना उस तरीके से प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। कॉन्वलेसेंट का मतलब भी क्या होता है? सही उपचार वगैरह होना, ठीक है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या हो गया आपका? अपने बाद ब्लड वगैरह डोनेट करते हैं ना, उसको मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करना, उसको ट्रांसफ़र करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जैसे मान लीजिए एक लिक्विड को एक वेसल से दूसरे वेसल में डालते हैं, उस तरीके से बात कर रहे हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का पार्ट होता है। ब्लड 4 पार्ट्स होते हैं ब्लड के, क्या? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ये 4 पार्ट्स होते हैं, तो इनका अलग अलग वर्किंग होती है। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, और 55% जो आपका ब्लड होता है वो 55% पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कौन? आपका प्लाज्मा। मतलब ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। लिक्विड फॉर्म होती है वो 95% के अराउंड, आई थिंक इसमें वाटर होता है, 90 पता नहीं 95% के अराउंड वाटर होता है इसमें। और ये जो प्लाज्मा होता है ये कैरी करता है आपका क्या? किसको? सेल्स को। सेल्स ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, बॉडी को रिकवर करने के लिए सेल्स बनती है। और प्रोटीन को क्या करता है? कैरी करता है। जैसे आरबीसी आपकी होती है रेड ब्लड सेल्स, ये जो आपकी है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजन को कैरी करती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या करती हैं? वो इन्फेक्शन वगैरह को रोकती है। जो इन्फेक्शन होता है तो उसको खत्म करती है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए। और प्लेटलेट्स आपको पता ही है, प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स जैसे वुंड वगैरह कोई हीलिंग पावर होती है, हील करती है बॉडी को, ठीक है, सही करती है बॉडी को। जैसे कोई अपने बात करें, जैसे कोई घाव लग गया किसी के, तो वो क्या करती है? वहाँ पे कंबाइन होकर उसको क्या करती है? रिकवर करती है, सही करती है। ये इनके अलग अलग चारों जो पार्ट्स होते हैं, इनके अलग अलग क्या होते हैं? आपके ये चारों चीज़ें होती है, वो अलग अलग इनके क्या होते हैं? रोल होते हैं। तो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्यों किया जा रहा है? आरबीसी वगैरह क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये सेल्स को क्या करता है? एक तो प्रोटीन देता है, और सेल्स को क्या करता है? बनाता है। सेल्स इसके अंदर होती है। और अगर जब कोई रोग वगैरह हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है सेल डैमेज होने का, ठीक है। नॉर्मल वुंड वगैरह हो तो रिकवर हो जाता है, तो कोरोना क्या कर रहा है? सेल्स को क्या कर रहा है? उसको कवर करके डैमेज कर रहा है। जैसे कैंसर करता है ना, सेल्स को बर्न कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या कर रहा है? सेल्स को। तो इसलिए सेल्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन को यहाँ पे बोल रहा है, वो उसमें क्या करता है? रिकवरी देता है। तो यहाँ से अपने बात करें तो क्या होगा? ये इनेबल करेगा किसको? सेलेक्टिव क्वारंटाइनिंग को, प्लानिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स को, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो कि रिकवर हो चुके हैं किसके लिए? ट्रायल्स के लिए। सच एज, जैसे कि अब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कैसे है? सच एज जो आपका क्या है? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, प्लाज्मा का जो क्या है? ट्रांसफ्यूजन की फॉर्म में, उस तरीके सच एज। जैसे कि पार्टिसिपेशन कैसे होगा? किस तरीके से होगा? जैसे कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, इस तरीके से इसने बात की, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट में। विद ए रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन है, मतलब जो छूट है, उस छूट के साथ इंडिया स्ट्रेटेजी, इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, विल नीड प्रिसाइज, उसे आवश्यकता है किसकी? प्रिसाइज का मतलब क्या है? स्पष्ट एंड इंटेंसिव मेजर, इंटेंसिव का मतलब बहुत हाई लेवल का मेजर स्टेप्स की, टू ड्राइव डाउन, ड्राइव का मतलब चलाना, डाउन का मतलब नीचे की तरफ चलाना, मतलब कम करना, ड्राइव डाउन द रिप्रोडक्शन मतलब उसको कम करना या खत्म करना, रिप्रोडक्शन नंबर, रिप्रोडक्शन का मतलब प्रजनन का जो नंबर है फॉर द वायरस, किसके लिए? वायरस के लिए। वायरस के लिए जो क्या है? रिप्रोडक्शन नंबर है, उसको क्या करना? ड्राइव डाउन करना। तो मतलब विद ए रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन में जो छूट दी गई, उस छूट के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजी को क्या आवश्यकता होगी? इंडिया स्ट्रेटेजी विल नीड, उसे आवश्यकता होगी एक प्रिसाइज, स्पष्ट, क्लियर और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मेजर स्टेप्स की, क्या करने के लिए? वायरस के लिए जो रिप्रोडक्शन नंबर है ना, उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, मतलब वायरस आगे ना फैले, ये बात इसने यहाँ पे बोली है, ठीक है। समझ में आया ये आर्टिकल आपके? मतलब शानदार वाला आर्टिकल था, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना, और वर्किंग वगैरह पे आप क्या करते रहो? प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे भी आपने कुछ एक सेंटेंस, नई चीज़ें सीखी है। हर बार जब आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे डेटा वाला पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारों को तो पता है ऑलरेडी कि प्लूरल सिंगुलर दोनों होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती है, ये बहुत सारों को पता है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं पता तो उनको नई चीज़ मिली है। और एक ये इज़ वाला जो अपनों ने किया था ना, इज़ न्यूजीलैंड, एक सेंटेंस किया था अपनों ने, कौन सा? इज़ न्यूजीलैंड वाला, वो भी क्या है आपका? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये
इज न्यूजीलैंड वाला मतलब बैक रिफ्लेक्शन वाला, समझ में आई। रियल में अपने बात करें, न्यूजीलैंड इज अमंग द कंट्रीज मूविंग टू ए मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर मेजर्ड लॉकडाउन एंड सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर वायरल ट्रांसमिशन। दिस इज द रियल सेंटेंस जो अपने हमेशा करते हैं। और ये जो आपने बैक रिफ्लेक्शन दिया ना, जैसे कैम द पुलिस, उस तरीके से ये हेयर कम सी, उस तरीके से बैक रिफ्लेक्शन एम्फेसाइज करने के लिए दिया है। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा एम्फेसाइज। जैसे अपने पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस देनी पड़ेगी। कैसे देंगे? अमंग द कंट्रीज मूविंग टू ए मास टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, among the countries moving to a mass testing strategy after measured lockdown and successful control over viral transmission is New Zealand। यहाँ पे स्ट्रेस देंगे is न्यूजीलैंड। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेस देनी है इंग्लिश में ऐसे पढ़ने के लिए। और डायरेक्ट अपने पढ़ते तो क्या होता है, न्यूजीलैंड इज अमंग द कंट्रीज मूविंग, आगे जो बात उसने बोली है, समझ में आया। तो ये कुछ यहाँ पे नई चीज़ें अपने को देखने को मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप क्या करते रहो, सीखते चलो। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, जैसे जितनी ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ बनी मिलेगी। और नई चीज़ें आपको सामने फेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो मान लीजिए बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और एग्जाम में आपको क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में वहाँ पर आप क्या कर पाओगे, चीज़ों को क्लियर कर पाओगे और वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओगे। तब आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, समझ में आई। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग बढ़ाओ। रीडिंग विद क्या करो, आप वर्किंग के साथ बढ़ाओ, तभी अपने को पता लगेगी। अगर आपने डायरेक्ट स्पीड में पढ़ते गए, जैसे अपने बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं ना, वो डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, तो उनको अपने देखेंगे तो आप कैसे समझोगे इजी ये क्यों आया, आप तो कन्फ्यूजन में रहो, कोई बताता ही नहीं है। वो डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि कंट्रीज जो मूव कर रही है, ठीक है, मेजर्ड वाली, और कंट्रोल के बाद में वो क्या है, न्यूजीलैंड है। आगे चलो, इन टर्म डेथ के टर्म में अननोन फर्टिलिटीज़ है। तो इससे आप कभी नहीं सीख पाओ, इन चीज़ों से मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि सीख नहीं पाओगे। बोलना क्या था अपने, तो यही समझने कि इसका सब्जेक्ट क्या है, अपने को यही नहीं मिलेगा तो एग्जाम में करोगे कैसे। तो इसलिए इनकी क्या है, वर्किंग के साथ करना पड़ेगा। खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडिटोरियल वगैरह रीडिंग वगैरह करते रहो साथ साथ, तो अपने आप चीज़ें सीखोगे। समझ में आई चीज़, तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मैं इस अग्नि को बुझाना चाहूं तो यहाँ मेरे पास दो साधन उपलब्ध हैं, ये जल और ये रेत। परंतु यदि इसे बुझाने के लिए मैं जल का उपयोग करता हूं तो अग्नि तो बुझ जाएगी, परंतु यदि मुझे पुनः अग्नि प्रज्वलित करनी हुई तो उसके लिए मुझे इन लकड़ियों के सूखने की प्रतीक्षा करनी होगी। वहीं यदि मैं रेत का उपयोग करता हूं तो अग्नि भी तुरंत बुझ जाएगी, और यदि पुनः अग्नि प्रज्वलित करनी हो तो वो भी हो जाएगी। इसी प्रकार आपकी समस्याओं का भी एक से अधिक समाधान होता है। समझदारी इसमें नहीं कि आप कौन सा समाधान ढूंढते हैं, समझदारी इसमें है कि आप वो समाधान ढूंढते हैं जो आपका समय और भविष्य में आपका श्रम दोनों को बचा सके। नीतियां मेरी, नियति आप